वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। नाज़रीन, मौसम सर्द हो या गर्म, लेकिन इंतखाबात से पहले की हलचल और जो गहमा गहमी होती है उस पर असरअंदाज नहीं होता। आजकल ऐसे ही हालात हैं, मौसम तो सर्द है लेकिन सियासी पारा हाई है। कौन कहां से किस्मत आजमाएगा और मैदान में उतरेगा, इसकी तैयारी तकरीबन पकड़ ली गई है। कौन किसके मद्दे मुकाबिल है, ये तमाम आज हम न्यूज़ रूम में आगाज़ में डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब ऐन वक्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। कानूनी माहिरीन ने सर जोड़ लिए हैं और मुशावरत की जा रही है कि किस फोरम पर आवाज़ उठाई जाए, क्या सूरत हाल है और चल क्या रहा है, इस सब पे भी हम बात करेंगे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज में वोट बैंक का तकसीम होना, एक हल्के से कई उम्मीदवार अगर ये दावा कर दें कि वो हकीकी उम्मीदवार हैं तो वोट बैंक किस तरह से कटेगा और फिर किस तरह से मैनेज होगी ये सारी सूरत हाल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जबकि मईशत के आशारिये इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी चैलेंजिंग है। स्टॉक मार्केट रोज़ाना की बुनियाद पर डिप ले रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो SIFC का प्लान है उसके आलमी सतह पर चर्चे हो रहे हैं। कौन क्या कह रहा है ये आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यकीनी तौर पर जो आगाज़ है वो इस सियासी गहमा गहमी से करने जा रहे हैं कि जिसमें कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। कल का आखिरी दिन है, पीर के रोज़ फिर आम तातील होगी और उसके बाद मंगल को उम्मीदवारों की एक इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। बड़े बड़े सियासतदान इलेक्शन में उतर रहे हैं क्योंकि ये उनका सीज़न होता है और इस सीज़न में उन्होंने आवाम को राम करना होता है। हल्के चुन लिए गए हैं, नवाज़ शरीफ लाहौर, मानसेहरा, जबकि शहबाज शरीफ जो हैं वो कसूर से कागजात जमा करवा चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने हल्का NA 207, नवाब शाह बिलावल ने NA 128 से कागजात जमा करवाए हैं, जबकि बानी PTI ने NA 89 मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने का प्लान बना रखा है। उनका आबाई इलाका है, हल्का है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान पशीन और DI खान उनका आबाई इलाका है, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जहांगीर खान तरीन उनके साहबजादे और साहबजादी लोधरा से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फारूक सत्तार ने NA 240 से किस्मत आजमाई का फैसला किया है, जबकि सादिक संजरानी भी इस वक्त इंतखाबी मैदान में हैं। मुराद अली शाह, असद कैसर, अलीम खान ने भी कागजात जमा करवा दिए हैं। NA 96 जड़ावाला में तलाल चौधरी और चचा चौधरी अकरम आमने सामने हैं, जबकि सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक ने हल्का NA 163 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। उस्मान डार की वालिदा बेटे की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो ये कुछ अहम सियासी रहनुमा थे और किस किस हल्के से ये मैदान में उतरने वाले हैं ये आपको बता दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी होगी कि कौन किसके मद्दे मुकाबिल है। JUIFA और नून लीग जनाब आमने सामने आ रहे हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का इलेक्शन में नवाज शरीफ का मुकाबला करने का ऐलान सामने आया है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने मानसेहरा NA 15 से कागजात जमा कराए हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का मियाँ साहब को बड़े मार्जिन से शिकस्त देने का दावा भी सामने आया है। तो यहाँ पे नवाज शरीफ साहब और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह आमने सामने होंगे और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह कहते हैं कि बड़े मार्जिन से नवाज शरीफ को वो शिकस्त भी दे देंगे। यकीनी तौर पर वो बड़े मार्जिन से शिकस्त का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जमीयत उलमा इस्लाम की जो क़यादत है यानी मौलाना फजलुर रहमान अगर किसी बड़े वादे पर इस हल्के से अपना उम्मीदवार बिठा लेते हैं तो फिर ये दावा फिर दावा ही रह जाएगा। खैर, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की हम बात करें तो उनका बयान भी शामिल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अमीर तरीन और मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म का मुकाबला करूँगा, गरीब हूँ लेकिन बड़े मार्जिन से नवाज शरीफ को शिकस्त दूँगा। उनकी ज़बानी सुनिए। नवाज शरीफ साहब भी उम्मीदवार है और पार्टी ने मुझे भी उनके खिलाफ उतार दिया है। अगर हमारा मुकाबला हुआ तो ये एक रिकॉर्ड होगा कि पाकिस्तान का एक सियासतदान जो इंतहाई गरीब तरीन है वो एक अमीर तरीन सियासतदान का मुकाबला करेगा। मुझे फ़ख्र हासिल है कि हमने सियासत के अंदर पैसा नहीं कमाया। मैं आज भी अपने ज़ाती मकान मेरा नहीं है, मैं एक दोस्त के मकान में रहता हूँ और मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है। मुझसे रोज़ पूछने लगे कि आपके नाम पर कोई चीज़ नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बोझ हमारे ऊपर। गुफ्तगू आपने सुन ली है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ की बात करते हैं, जो कि लाहौर के हल्का NA 120 से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के सुहेल शौकत भट्ट, ख्वाजा इमरान नज़ीर और ज़ीशान मलिक ने मरियम नवाज़ के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। लीगी रहनुमा असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार के दफ्तर आए। ख्वाजा इमरान नज़ीर, सुहेल शौकत भट्ट और ज़ीशान मलिक ने मरियम नवाज़ के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। तो मरियम नवाज़ NA 120 लाहौर से मैदान में उतरने जा रही हैं। जबकि दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कुछ दूर नाराज़ बैठे चौधरी निसार अली ख़ान ने अपने हल्के NA 53 में पहला इंतखाबी पावर शो कर दिया है। चौधरी निसार अली ख़ान 2 कौमी और 1 सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 2018 में भी लिया था, जीते भी थे, हलफ नहीं उठाया था।
इस पावर शो में वो ये कहते हैं कि तमाम सपोर्टर्स होशियार रहें, पोलिंग शुरू और गिनती ख़त्म होने तक किसी भी गड़बड़ की सूरत में इत्तला दें। किसी पर तनकीद करके वोट नहीं लेना चाहता, अगर तनकीद करूँ तो लंबी कहानी है। तो चौधरी निसार अली ख़ान अपने आबाई हलके से, अपने आबाई इलाके से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। रावलपिंडी का ये हलका NA 53 है कि जहाँ पर यह पावर शो हुआ है और चौधरी निसार अली ख़ान 2 कौमी असम्बली की नशस्तों से और 1 सूबाई असम्बली की नशस्त से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और पहले भी 2018 के इलेक्शन में वो कामयाब हुए थे और कहा जा रहा था कि सूबाई असम्बली में वो हलफ उठाएंगे, शायद वज़ीर आला पंजाब होंगे, मगर ये हो ना सका और वो घर ही बैठे रहे और उन्होंने हलफ नहीं उठाया। इस बार देखते हैं क्या करते हैं। लंबी खामोशी के बाद एक बार फिर अभी भी वो कहते हैं कि कहानियां लंबी हैं तो इसलिए मैं खामोश हूँ। बिल्कुल ऐसे है। खैर, निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने तो मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। इंतखाबात की तारीख देना, इसमें तब्दीली और तौसी करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। इसने वाज़े ऐलान किया है कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। इंतखाबात की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई, इस हवाले से किसी को किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पाकिस्तान के आइन हीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। मैं एक आइनी हुकूमत का हिस्सा और आइनी अमल की पैदावार हूँ, इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि मुल्क का मुस्तकबिल आइन और जमहूरियत से वाबस्ता है। पाकिस्तान में हुकूमत जो भी हो, लेकिन इंतखाबात की तारीख, उसमें तब्दीली तौसी का अख्तियार सिर्फ एक आईनी इदारे के पास है, उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। खैर, इंतखाबात की तारीख आ चुकी है, पत्थर पर लकीर है और इस पत्थर पर लकीर पर अमल होने जा रहा है। तमाम ही जगहों से ये आवाज़ आ रही है और ऐसे में जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा हो रहे हैं। वो इत्तेहाद या इत्तेफाक जो बहुत पहले हुए थे उसमें अब कुछ दरार पड़ती नज़र आ रही है। JUI मानसेरा में मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार उतार चुकी है, तो वहीं MQM को एक हल्के में शहबाज शरीफ का सामना है। और सवाल यह है कि क्या MQM पाकिस्तान कराची से मुस्लिम लीग नून को एक नशिस्त देगी। MQM ने मीडिया में गर्दिश करती ऐसी खबरों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि हल्का NA 242 किमाड़ी पर कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है, खबरें बेबुनियाद हैं। मुस्तफ़ा कमाल इस हल्के से उम्मीदवार हैं। खबरें चल रही थीं कि MQM शहबाज शरीफ की हिमायत करेगी, लेकिन MQM ने बड़ा लाउड एंड क्लियर इसकी नफ़ी कर दी है, इसकी तरदीद कर दी है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ जब इवन मुलाकात भी हुई थी, जब उनसे इंटरव्यू भी किया था जवेरिया हमने, जो गालिबन हमने 10 या 9 तारीख को एयर किया दिसंबर की, उसमें भी उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि शहबाज शरीफ बल्दिया की सीट पर नज़रें जमाए हुए हैं। वो इसलिए कि 93 में 92 के ऑपरेशन की वजह से MQM ने बॉयकॉट किया, तो उस इलेक्शन में नहीं थे। इस बल्दिया के हल्के में जमात इस्लामी का उम्मीदवार बड़ा तगड़ा था, लेकिन नून लीग जीत गई, तो वो क्लेम करते हैं हमारा हल्का है। तो खैर, मैंने उनसे क्या पूछा था, उन्होंने क्या जवाब दिया था। बल्दिया के इस हल्के को लेकर बड़े टची भी हैं वो। मुस्तफ़ा कमाल साहब की सुनिए वो क्या बताते हैं। मुस्लिम लीग नून चाहे कि बल्दी उनके साथ एडजस्टमेंट करें, जैसे शहबाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड हो सकते हैं, शुनी दिया कि बातचीत भी हो रही है गालिबन, तो आप क्या समझते हैं कि एक गुडविल जेस्टर के तौर पे आप अपनी सीट पर शहबाज शरीफ साहब को अपने वोटर से वोट दिलवाएंगे? देखिए, ऐसा है कि उसके लिए हमारे पास बहुत सारी सीटें हैं, पूरा सिंध पड़ा हुआ है ना। और बल्दिया में जो आखिरी इलेक्शन हुए थे, शहबाज शरीफ के बाद भी एक इलेक्शन हुआ है जो कि बाई इलेक्शन हुआ है, जिसमें मैं PSP की तरफ से कैंडिडेट था, MQM के भी कैंडिडेट थे और PMLN और पीपल्स पार्टी के भी। तो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट जीते हैं, कैसे जीते उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन 14,000 समथिंग वोट लेकर जीते। PMLN के उससे कम वोट हैं, हमारे भी उससे कम वोट हैं और लेकिन अगर आप MQM के और मेरे वोट मिलाएंगे तो 6,500 वोट उन्होंने लिए, 9,500 वोट मैंने लिए, तो हम तकरीबन जो है वो 16,000 वोट बनता है और वो 14,000 वोटों पे जीते। तो आखिरी जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे तो दोनों MQM का वोट तो ज़्यादा है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि मैंने वहाँ पे उस इलाके में बहुत कोशिशें काविशें की हैं और मेरी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है बेसिकली वो, और मैंने वहाँ पर उससे पहले निज़ामत के ज़माने में भी अल्लाह ने मुझसे काम कराया और अभी भी जो है वो उस इलाके में मैंने, और फिर हमने बहुत बड़ा एक हल्का नेटवर्क बनाया। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग PMLN से ये है कि जहाँ जिसका असर रसूख ज़्यादा होगा वहाँ पर दूसरी पार्टियाँ उससे कॉम्पीट नहीं करेंगी, कॉम्प्लीमेंट करेंगी। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं, सारे मामले को डिस्कस कर लेते हैं। कराची से हमें रजब अली ज्वाइन कर रहे हैं। रजब, कहिएगा, यकीनी तौर पर ये दावे हैं, तमाम सियासी जमातें ये दावे करती भी रही हैं और उनका हक़ भी है कि वो इस मौसम में दावे करें।
पोजीशन क्या है इस हलके को लेकर, और सिर्फ एक यही हलका था जहां ये बातचीत हो रही थी, मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड थी, या एक दो हलके और भी हैं जहां ये कोशिश की जा रही थी कि उम्मीदवार नून लीग का हो, वोटर MQM का हो? बताइए ज़रा। देखें, ये सीट एडजस्टमेंट की जो बात हो रही थी इस हवाले से कल जो खबरें सामने आ रही थी, लाम जो है MQM पाकिस्तान ने इस हवाले से सख्ती से जो है मजम्मत की और उनका कहना था कि कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते जब तक जो है सीट एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं होगी। लिहाजा अब भी जो है वो NA-242 से जो MQM पाकिस्तान के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे, जबकि आज जो है जिला केमाड़ी के जो RO ऑफिस है RO-242 पे जो है आज मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से भी जो है उनके एडवोकेट असलम ने उनके कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। तो ये जो नशिस्त है कौमी असम्बली की हल्का 242 जो कि इत्तेहाद टाउन बल्दिया का इलाका है और जिला जो है वो केमाड़ी लगता है, ये इस वक्त जो है काफी अहमियत की हामिल बन गई है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ कौमियत के लोग और मुख्तलिफ जबानों के बोलने वाले लोग रहते हैं। जिस तरीके से कल सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इस हवाले से काफी तफसीली बातचीत भी की कि ये शहर का कराची का जो है इंतहाई पसमानदा इलाका है, जहाँ पर इन्होंने पहले निजामत के दौर में भी जो है वो काफी काम किया था और अब भी जो है उनकी तरजीहात में ये हल्का इसीलिए शामिल है कि ये पसमानदा इलाका है और वो इस हल्के की खिदमत करना चाहते हैं। तमाम बाद जो है ये बातें सामने आने लगी थी कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो है MQM पाकिस्तान ने सीट एडजस्टमेंट कर लिए, ये हल्का 242 थे। तमाम उसके बाद जो है एक मरतबा फिर जो है MQM पाकिस्तान ने इस हवाले से तरदीद की है कि इस नशिस्त पर हल्का NA-242 पे सीट एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं और ना ही सीट एडजस्टमेंट हुई है, इलेक्शन जो है वो लड़े जाएंगे। जी ठीक है, इलेक्शन तो यकीनी तौर पर लड़ा जाएगा और अब बताया चल रहा है कि शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल मद्दे मुकाबिल होंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी पिछले इलेक्शन में बड़े तगड़े थे, सो लेट्स सी कि क्या उनका वोट काउंट रहता है इस मरतबा। बहुत शुक्रिया रजब अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। हल्का है 242 कराची का बल्दिया केमाड़ी, और यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था डॉल्फिन के निशान पर, और फिर वो कामयाब नहीं हुए थे। और अब की बार क्योंकि चीज़ें इसलिए चेंज हो गई हैं कि जो PSP थी जिसके मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैन थे, वो अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जम हो गई, यानी वो जो वोट बैंक बटा हुआ था या कटा हुआ था वो एक जगह हो गया। और उनका दावा ये है कि अब इस सारे मामले को जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे उससे कहीं ज़्यादा वोट काउंट के साथ हम टफ़ टाइम देंगे, कंपटीशन होगा। और ये बात दुरुस्त है कि निज़ामत के दौर में मुस्तफ़ा कमाल ने इस इलाके में काम काफ़ी किया है और इस इलाके को लेकर वो टची भी हैं। आपने देखा भी होगा, उन्होंने बताया कि इसके अलावा बाकी किसी भी हल्के में एडजस्टमेंट हो सकती है। और जो ये इत्तेहाद था या इत्तेफाक था उसकी तशरीह उन्होंने मुत्तहिदा के लोगों ने या बाकी लोगों ने जो की वो यही की है कि जो सूरत हाल है उसमें यह है कि जहाँ जिसका हल्का स्ट्रॉन्ग है, लेट्स से MQM का हल्का स्ट्रॉन्ग है, तो मुस्लिम लीग नून कॉम्प्लीमेंट करेगी, कंपटीशन में नहीं आएगी। और इसी तरह अगर अंदरून सिंध में मुस्लिम लीग नून जो है वो चाहती है कि उनका उम्मीदवार हो, तो वहाँ अगर उनकी पोजीशन तगड़ी है तो GDA उन्हें कॉम्प्लीमेंट करेगी, MQM का भी जो पॉकेट में वोट होगा वो उन्हें दिया जाएगा। लेकिन बल्दिया जो है इसको लेकर यहाँ पर यह वाज़ेह है कि मुत्तहिदा का वोट बैंक उनके आदाद शुमार के मुताबिक ज़्यादा है, तो इसमें फिर मुस्लिम लीग नून को कम्पीट नहीं करना बल्कि कॉम्प्लीमेंट करना है। अबू बकर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं, मामलात को मज़ीद सादा और आसान करते हैं आपके लिए। अबू बकर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर बल्दिया को लेकर मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े टची भी हैं, और जब मेरी भी उनसे मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा इस हल्के के अलावा किसी और हल्के पे बात हो सकती है। अब आप जब इस हद तक आ गई या मुस्लिम लीग नून, तो बाकी हल्कों पे बातचीत कर रहे हैं या वो दरवाजे ही बंद कर दिया आपने कि बस अब ख़त्म, अब कौमी असम्बली में मिलेंगे? इस वक्त तो हमारे वो चूँकि सीनियर डिप्टी कन्वीनियर हैं तो उन्होंने वहाँ से नामजदगी कराया हुआ है, तो वो तो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अभी कोई चीज़ हतमी ऐसा नहीं है और अभी टाइम है। अभी मुस्लिम लीग से बहुत सी चीज़ों पे हमारी गुफ्तगू हुई है, तो जैसे जैसे वक्त आएगा तो देखते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें हो सकती है। लेकिन अभी कोई हतमी तौर पे सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई फाइनल डिस्कशन नहीं हुई। अब इलेक्शन में अभी नॉमिनेशन वगैरह हो रहा है, फिर देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो सारे कैंडिडेट 2 दिन पड़ गया तो मजीद कैंडिडेट आ रहे हैं, तो वो फिर वक्त जब आएगा तो देखा जाएगा कि कहाँ पे क्या बात हो सकती है। लेकिन अभी कोई ऐसी हतमी गुफ्तगू नहीं है कि मतलब सीट टू सीट पे कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, ये लेकिन पहले दिन से वो 242 को लेकर इंटरेस्टेड तो थे ना, उनका वो 93 वाला मामला तो अभी तक उनके दिल में है कि ये हल्का हमारा ही है। वहाँ से हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनियर हैं, उन्होंने नॉमिनेशन भरा हुआ है, तो अभी देखते हैं, क्योंकि और भी एक कैंडिडेट एक जगह तो नहीं है, कई कई जगह है, लेकिन वो हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनियर हैं और उन्होंने वहाँ से फॉर्म भरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ को पार्टी भी देख रही है, लेकिन ये तो फिर पार्टी में बैठ के कन्वीनियर हमारे खालिद मकबूल भाई हैं और दीगर जो डिप्टी कन्वीनियर्स हैं वो फिर
हतमी तौर पे फैसला करेंगे। लेकिन अभी तो वो चूंकि हमारे हवाले से सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं और उन्होंने पिछला इलेक्शन भी वहां से लड़ा था, तो वहाँ पे उनकी अच्छी वर्किंग है। पूरे 2 साल 2.5 साल मुस्तकिल वो उन इलाकों में जाते रहे हैं इलेक्शन ना जीतने के बावजूद। तो जाहिर सी बात है कि जिसने जिस इलाके में वर्क किया हुआ, लेकिन इसमें एक मसला है कि अगर वो एक हल्के को लेके, बल्दिया को लेके, 242 को लेके मुस्तफा कमाल साहब का एक वर्किंग जिस तरह से आप भी बता रहे हैं और हम भी उसके गवाह हैं, इस सारी चीज़ को लेकर अगर वो रिगार्ड नहीं कर रहे और वो जो कॉम्प्लीमेंट वाला फार्मूला था उस पर नहीं आ रहे, तो वो आपकी 18वीं तरमीम में मौजूद जो सुकम है 140A है, उसमें जो आप तरमीम चाह रहे हैं, फिर वो इतने बड़े इशूज़ पे कहाँ आपको रिगार्ड करेंगे और एड्रेस करेंगे? आपको नहीं लग रहा कि आपने गलत लोगों से बहुत जल्दी हाथ मिला लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर तो मशावरत हुई है 140A के हवाले से और बल्दियाती निज़ाम के बेहतरी के लिए, और ये सिर्फ हमारी तरफ से गुफ्तगू हुई, लेकिन वो एहसन इकबाल साहब और दीगर सियासी जो नून लीग के अकाबरीन हैं, जिसमें रफीक वगैरह हैं, उन सब ने इस बात को इंडोर्स किया है कि ये तो बहुत ज़रूरी है। और पंजाब में अगर वो कहीं गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो खुद इस बात का कोट करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम को माजी में किसी भी सियासी जमात ने वो अहमियत नहीं दी, जो कि एक नर्सरी है जहाँ से एक लीडरशिप निकल कर आती है। एमक्यूएम ने अगर बात की है इसके ऊपर, तो एमक्यूएम के पास 3-4 शहर होते हैं ना, बाकी तो पूरा पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान में जाहिर सी बात है कि जो मकबूलियत उनके पास है या मकसद वो इलेक्टेबल्स हैं या वो वहाँ से चले, ये तो अभी खैर वैसे है भी बात की बात, जब असेंबली बनेगी, हलफ होगा, फिर आपका क्या नंबर होगा, उनका क्या नंबर होगा, वो कितनी बात आपकी सुनते नहीं सुनते। अभी तो 242 पे ही मामला फंस गया। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये कराची का हल्का है, कराची की सियासत है, सिंध की सियासत है, जहाँ मुस्लिम लीग नून ने एंट्री तो डाली है, और एंट्री डाल के जिन लोगों से इत्तेफाक और इत्तेहाद किया था उन्हीं के साथ जाके उनके हल्के में, और उस हल्के में जैसे आपने अबू बकर साहब को भी सुन लिया, जो कि बड़ा टची मामला है, सेंसिटिव मामला है 242 का बल्दिया का, जहाँ सीनियर डिप्टी कन्वीनर जो है वो अपने कागजात जमा करवा चुके हैं, वहाँ से शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये इत्तेहादियों को साथ लेके चलने वाली बात तो ना ऐसी अब स्ट्रेटेजी क्या है और क्या हिकमत अमली है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हम पेशावर का रुख करते हैं, जहाँ पे साबिक एमएनए नूर आलम खान JUI में शामिल हो गए हैं। JUI के वफ्द ने नूर आलम खान से मुलाकात में शमूलियत की दावत दी। नूर आलम खान ने दावत कबूल करते हुए JUI में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तो नूर आलम खान ने JUI में शमूलियत इख्तियार किया। बताया जा रहा है कि एक मुलाकात में उनको दावत दी गई और उन्होंने उस दावत को कबूल कर लिया है और अब वो JUI में शामिल हो चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि इंतखाबात से पहले जो इस तरह का सिलसिला है वो चल रहा है, जो सियासी रहनुमा हैं वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जो पार्टी उन्हें स्ट्रॉन्ग लग रही है, जहाँ से दावत उन्हें मिल रही है, उसको ज्वाइन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। उमैर, बताइएगा, नूर आलम खान दावत कबूल करते हुए JUI का हिस्सा बन चुके हैं? जो JUI के वफ्द से उनकी मुलाकात हुई है और उनको बाज़ाब्ता तौर पे JUI में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है, और आज शाम वो बाकायदा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम में। उनके साथ जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई सदर मौलाना अताउर रहमान भी मौजूद होंगे और बाकायदा तौर पे उनका ऐलान। नूर आलम खान जो हैं वो इससे पहले कौमी असम्बली के रुकन रह चुके हैं। 2008 से 2013 तक की असम्बली में वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर मौजूद थे और असम्बली में, और उसके साथ बाद 2013 के इलेक्शन में वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए थे। पेशावर का जो हल्का है NA-27, जो माजी में NA-4 के नाम से, NA-3 के नाम से मशहूर था, तो अब वो NA-27 से वो कामयाब हुए हैं 2018 में, और आज एक मरतबा फिर वो JUI में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और मुमकिन तौर पे उन्हें JUI की तरफ से NA-27 का टिकट भी मिल जाएगा, क्योंकि अपने इलाके में वो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं और सियासी तौर पे अपने इलाके में वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हैं, लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन भी ज़्यादा है, राब्ते भी ज़्यादा है। ये एक समझा जा रहा है कि एक मजबूत हल्का होगा जहाँ से JUI को एक सीट मिलने का इम्कान अच्छा, है। उमर, आप ये भी बताइएगा कि इससे पहले हमने देखा कि JUI और मुस्लिम लीग नून, इसके दरमियान ना सिर्फ राब्ते हुए थे, मुलाकातें हुई थी, बल्कि बड़े अच्छे मरासिम भी नज़र आ रहे थे। लेकिन मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबले हैं और वो कहते हैं कि बड़े भारी मार्जिन से उन्हें शिकस्त देंगे। ये क्या चल रहा है? जी, ये तो अभी दावे हैं। राब्ते तो इन जमातों के दरमियान हुए
और इब्तदाई तौर पे ये भी कुछ हद तक ये बात भी इन दोनों जमातों के दरमियान की गई थी कि ऐसी नशिस्तों पे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार नहीं लाए जाएंगे, लेकिन ये बात इब्तदाई मराहिल में ही थी। लेकिन अब चूंकि NA-15 मानसेरा से मियां नवाज शरीफ साहब ने कागजात जमा करवाए हैं, तो अब उनके मुकाबले में मुफ्ती किफायत जो है वो उम्मीदवार सामने आए हैं। लेकिन अगर इस हल्के का माजी अगर देखा जाए NA-15 का, तो काफी ज्यादा मरतबा इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ही कामयाबी हासिल करते रहे हैं। उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी थे, उनके मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार भी थे, तहरीक इंसाफ। लेकिन माजी में कई मरतबा जो नून लीग है वो इस हल्के से कामयाब होती रही है। देखा भी जाए तो जो हजारा डिवीजन है, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर के जो इलाके हैं, खुसूसन एबटाबाद के, वहां से तो माजी में जो है वो तहरीक इंसाफ की से हुकूमत से पहले मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होती रही है। लेकिन जब तहरीक इंसाफ वहां पे एक नई कुव्वत बनकर उभरी, तो उसके बाद कुछ नशिस्तों पे उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन आमतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में हजारा डिवीजन को मुस्लिम लीग नून का गढ़ ही समझा जाता है। तो इस नशिस्त पर भी चूंकि माजी के रिकॉर्ड को सामने रखते हुए जो है वो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का इम्कान ज्यादा है। लेकिन चूंकि मुफ्ती किफायतुल्लाह का ताल्लुक उसी इलाके से है, तो जो इंतखाबी सियासत में ये एक बात अहम समझी जाती है कि उम्मीदवार का ताल्लुक जो है वो उस इलाके से हो, तो उसको एक कुछ प्लस पॉइंट्स उनको मिल जाते हैं। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी हमें बराह रास्त जाना है। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर वकला गुफ्तगू कर रहे हैं। सारी गुर्बत में इजाफा हुआ और ये शख्स मासूम है। एक नाअहल नालायक को जो सर्टिफिकेट देने का जो अमल है वो काफी अरसे से जारी है, और कभी सुनने को आया गुड टू सी यू, कभी सुनने को आया गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और अब पीपल्स पार्टी ने भी साइफर को ड्रामा करार दे दिया है। शर्जील इनाम मेमन ये कहते हैं कि साइफर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ। साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आवाम के जज्बात को गलत तरीके से उभारा गया। केस का फैसला पब्लिक हो चुका है, इस पर आवाम राय दे सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आदिल साहब, सबसे पहले तो ये कि ऐन वक्त पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन चुका है, कौन सा फ़ौरन इस्तेमाल किया जाएगा? कहा यह जा रहा है कि जो अदालती कार्रवाई के लिए उनकी कानूनी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अफसर जोड़ के बैठ गई है और बानी PTI से भी रब्ता हुआ है और उनसे भी सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। देखें, ये जो तहरीक इंसाफ से बल्ले का जो निशान वापस लिया गया, यकीनी तौर पर यह मामला अदालत में जाएगा और तहरीक इंसाफ की आज कोशिश थी, अभी चूँकि तफसीली फ़ैसला, तस्दीक शुदा फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उनको नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं की। वो यकीनी तौर पर या जो पेशावर हाई कोर्ट से, जहाँ से पहले एक डायरेक्शन ली थी, उन्होंने पहले स्टे ऑर्डर लिया था, फिर उसके बाद एक डायरेक्शन आई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस पे अपना कोई डिसीजन दें। तो अब कानूनी ही जंग लड़नी है तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान लेने के, चूँकि अब उम्मीदवारों का जो है स्क्रूटनी है, उसके बाद जो है उनको निशानों की अलाटमेंट है। अगर ये मामला उससे पहले सॉल्व ना हुआ तो यकीनी तौर पर बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो बल्ले का निशान नहीं होगा। तो तहरीक इंसाफ की कोशिश तो यही है कि वो जैसे कल उन्हें एक साइफर में इमरान खान की ज़मानत में कामयाबी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो एक फ़ैसला उनके हक़ में आया था, तो दूसरी तरफ जो है वो अब उनकी कोशिश है कि वो हाई कोर्ट से, वो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो, जो है उससे कोई फ़ैसला ले लें कि उनको बल्ले का निशान मिल जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे चूँकि तहरीक इंसाफ जो है पहले ही तनकीद कर रही है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस हैं यकीनन अब कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा और यकीनन ये फ़ैसला छोड़ा जाएगा अदालत पे कि क्या फ़ैसला होता है। लेकिन ये बताइएगा कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर प्लान बी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? क्या कोई और निशान जिसकी जानिब ये जाएंगे, या फिर जिस तरह से बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि हमारे पास प्लान बी है आज़ाद हैसियत वाला?
देखिए, दो प्लान हो सकते हैं इनके। एक तो ये कि ये किसी अपनी इत्तेहादी किसी ऐसी जमात से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, सियासी जमात, और उसके साथ ये इल्हाक करें और उससे जो है वो निशान, उसके निशान पर जो है वो पूरे मुल्क में तमाम उम्मीदवारों को एक ही इंतखाबी निशान पर जो है इलेक्शन लड़ाएं। अब वो देखना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ की जो प्लान बी है उसमें जो है वो क्या है, कि वो किसी सियासी जमात से इत्तेहाद कर कर उसके इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, या वो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। आज़ाद हैसियत में लड़ने की सूरत में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको पूरे मुल्क में एक साथ कभी भी इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। किसी के पास कोई इंतखाबी निशान होगा, किसी के पास कोई इंतखाबी निशान होगा, तो उसका यकीनी तौर पर जो वोटर है उस पर असर होगा, और जो उनके नताइज, जो इनके दावे हैं, जो सरप्राइज देने के दावे हैं, वो शायद उस तरह से पूरे ना हो सके, और उसका तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर नुकसान ही होगा अगर वो एक इंतखाबी निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन ना लड़ सके। तो अब जो इनकी स्ट्रेटजी है, अब वो उनकी पहली प्रायोरिटी तो ये है कि वो जो इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले अदालत से कोई फैसला आ जाए। अगर मिसाल के तौर पर उनको पेशावर हाई कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फैसला होता है, तो अगर इनके फेवर में आया तब भी और इनकी मुखालफत में आया तब भी, ये मामला फिर एक दफा सुप्रीम कोर्ट की जो है उसमें जाएगा। तो देखते हैं कि अब वो कितनी तेजी के साथ जो है ये जो अदालतों का मामला है, ऐसे ही देखना होगा। दूसरी जानिब आदिल साहब, अब बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मासूम के लफ्ज़ को लेके। पहले सादिक और अमीन, और अब कहा जा रहा है कि मासूम कह के उनको बहुत ज़्यादा लाडला एक बार फिर से बनाया जा रहा है। कभी लाडला कहा जाता है, कभी मासूम कहा जाता है, कभी सादिक और अमीन कहा जाता है। तो ये अब नहीं चलेगा। मरियम औरंगज़ेब ने भी तनकीद की है, दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी तनकीद कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतर गई है और तनकीद के निश्तर चलाए जा रहे हैं। देखिए, जो साइफर का मामला था, जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक डिसीजन था, वो 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस जो है वो उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, वो आइन, कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती पे उनके बहुत सारे जो फैसले भी हैं और उनके बहुत सारे रिमार्क्स भी हैं। तो वो एक ख़ास जो अदालत की सरबलंदी है, अदालत की बालादस्ती है, उस पर यकीन रखते हैं। अदालत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर इन 3 जजेस का जो है वो बहुत बड़ा रोल रहा है। तो यकीनी तौर पर कल जो उसमें एक चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड थी कि ये सिर्फ मामला ज़मानत की हद तक रहता, लेकिन चूंकि उस पर टेक्निकल ग्राउंड्स पे, जो केस के टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, उस पर भी बात हुई, जो शायद आगे जाके किसी ना किसी स्टेज पर जाकर असरदार हो। गो के ये मामला आज जैसे साइफर केस में जो जेल ट्रायल हुआ है, उसके अंदर जो है वो इसमें गवाहों के बयानात, असद मजीद के भी और जो साबिक सेक्रेटरी हैं सुहेल साहब के, उनके बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। तो वो गो के ट्रायल उसका साइफर का जारी है, लेकिन ये अभी साइफर ने ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट आना, हाई कोर्ट से एक दफा मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आना, लेकिन मुल्क की आला तरीन अदलिया की जो ऑब्जर्वेशन है इस केस के हवाले से, वो इस पे किसी ना किसी स्टेज पे जाकर असरअंदाज होगी। तो मुस्लिम लीग नून बेसिकली इसी चीज को आगे लेके जा रही, क्योंकि अभी सिर्फ ये एक केस नहीं है, अभी और बहुत सारे मामला हैं। जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ मुस्लिम तहरीक इंसाफ जो है वो गई है, तोशा खाना के मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके गई, गो के उस पर इतराज लग गया है, लेकिन आगे जाके ये मामला फिर जाएंगे। तो अब दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को टारगेट कर रही है, और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया। एक तरफ पॉलिटिकल गैमा क्योंकि इंतखाबात से पहले ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी भी है इन सियासी जमातों का। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे, इंतखाबात से पहले की तैयारियों को लेके और केसेस को लेके क्या कुछ हो रहा है। और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो हम देख रहे हैं कि एक तो बल्ले का निशान छिन चुका है, इसके साथ साथ दीगर मुश्किलात का भी उन्हें सामना करना पड़ा है। अब देखना यह है कि जो उनकी कानूनी टीम है वो किस तरह से प्लान करने की कोशिश तो करेंगे। खैर, मामलात हर फ्रंट पर ही गर्म है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रुख करें तो यहाँ बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की जो ऑडियो लीक केस थी उसकी आज समाअत हुई है। ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है, IB को तहकीकात करके 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई है। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, और DG IB को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में हाई कोर्ट तलब भी कर लिया गया है।
तो तहरीक इंसाफ में खैर अब्दुल लतीफ़ खोसा शामिल हो चुके हैं, पहले लीगल टीम का हिस्सा थे। वो बुशरा बीबी से बातचीत कर रहे थे और वो ऑडियो लीक हुई, तो इस पर बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर DGIB को अब आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया और IB इस मामले को इन्वेस्टिगेट भी करेगी। आपसे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। इंतखाबात से पहले की हलचल और गहमा गहमी पे बात होगी, कौन कहाँ से मैदान में उतरने जा रहा है ये भी डिसाइड हो गया है। कागजात नामजदगी जमा कराने का भी कल आखिरी रोज़ है और ऐसे में जो सियासी रहनुमा हैं वो खासे सरगर्म नज़र आ रहे हैं। तमाम ही सियासी पार्टीज़ इस वक्त हमें एक्टिव नज़र आ रही हैं, एक दूसरे पे तंज़ो तनकीद का सिलसिला भी जारी है। कौन किसके मद्दे मुकाबिल है ये भी खासा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो एन वक्त पर बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात का सामना है और वो कानूनी टीम जो है वो सर जोड़ के बैठी है, मुशावरत की जा रही है कि किस फोरम का चुनाव किया जाए। क्या डिस्कशन हो रही है इस पर हम बात कर लेंगे, अदालती केसेस की बात होगी, मशहद की भी बात करेंगे, साथ ही साथ गज़ा की सूरत हाल भी हम जानेंगे। लेकिन इस आड़ में सबसे पहले हम सियासी सूरत हाल का ही जायज़ा लेंगे। सियासी गहमा गहमी अरूज पे नज़र आ रही है, इंतखाबात मुल्क में होने जा रही हैं और ऐसे में मौसम सर्द है लेकिन सियासी पारा हाई नज़र आ रहा है। बड़े बड़े सियासतदान इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, हल्के भी चुन लिए गए हैं। नवाज शरीफ लाहौर, मानसहरा, जबकि शहबाज शरीफ ने कसूर से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्का NA 207, बिलावल ने NA 128 से कागजात जमा करवाए हैं। बानी PTI ने NA 89 मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने का प्लान बना रखा है, जबकि फजलुर रहमान ने पशीन और रियाई खान से इंतखाबी मार्का लड़ने का फैसला किया है। जहांगीर खान तरीन की बात करें तो वो NA 155 लोधरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। फारूक सत्तार कराची के हल्का NA 240 से किस्मत आजमाई करेंगे। इसके अलावा सादिक संजरानी भी इस बार मैदान में हैं। साबिक़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सीनियर साबिक़ सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने भी कागजात जमा करवा दिए हैं। फैसलाबाद जड़ावाला की बात करें तो NA 96 में यहाँ पर तलाल चौधरी और उनके चचा चौधरी अकरम आमने सामने हैं, जबकि सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक NA 163 से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। उस्मान डार की जो वालिदा हैं वो अपने बेटे की नशस्त पर इलेक्शन लड़ेंगी, जैसा कि उन्होंने ऐलान भी किया था और ख्वाजा आसिफ को उन्होंने चैलेंज भी किया था कि वो सियालकोट से इलेक्शन लड़कर दिखाएंगी और मुस्लिम लीग नून को शिकस्त भी देंगी। बिल्कुल ऐसे ही JUIFA और नून लीग भी आमने सामने हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने इलेक्शन में नवाज शरीफ के मुकाबले का ऐलान किया है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने मानसहरा NA 15 से कागजात जमा करा दिए हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का मियाँ साहब को बड़े मार्जिन से शिकस्त देने का दावा भी सामने आ गया है और वो कह रहे हैं कि बड़े मार्जिन से नवाज शरीफ साहब को शिकस्त भी दी जाएगी। ना सिर्फ उन्होंने ये कहा है बल्कि वो कहते हैं कि अमीर तरीन और मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म का मुकाबला मैं करूँगा, गरीब हूँ लेकिन बड़े मार्जिन से नवाज शरीफ को शिकस्त दूँगा। नवाज शरीफ भी उम्मीदवार हैं और पार्टी ने मुझे भी उनके खिलाफ उतार दिया है। अगर हमारा मुकाबला हुआ तो ये एक रिकॉर्ड होगा कि पाकिस्तान का एक सियासतदान जो इंतहाई गरीब तरीन है वो एक अमीर तरीन सियासतदान का मुकाबला करेगा। मुझे फख्र हासिल है कि हमने सियासत के अंदर पैसा नहीं कमाया। मैं आज भी अपने ज़ाती मकान मेरा नहीं है, मैं एक दोस्त के मकान में रहता हूँ और मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है। मुझसे और पूछने लगे कि आपके नाम पर कोई चीज़ नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बोझ हमारे ऊपर नहीं है। तो नवाज शरीफ व मुकाबला मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ जो हैं वो लाहौर के हल्का NA 120 से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं। मुस्लिम लीग नून के सोहेल शौकत बाट, ख्वाजा इमरान नज़ीर और ज़ीशान मलिक ने मरियम नवाज़ के कागजात नामजदगी शालीमार के पास पहुँचे हैं और वहाँ पहुँच कर ये कागजात जमा करवाए गए हैं, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान ने NA 53 में पहला इंतखाबी पावर शो भी किया है। चौधरी निसार 2 कौमी और 1 सूबाई नशस्त पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि तमाम सपोर्टर जो हैं वो होशियार रहें, पोलिंग शुरू और गिनती ख़त्म होने तक किसी भी गड़बड़ की सूरत में इत्तला दें। किसी पर तनकीद करके वोट नहीं लेना चाहता, अगर तनकीद करूं तो लंबी कहानी है, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है। पहला पावर शो उन्होंने किया है
और इसके साथ साथ पेशावर में साबिक MNA नूर आलम खान की अगर हम बात करें तो वो JUIFA में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। JUI के वक्त ने उनसे मुलाकात में शमूलियत की उन्हें दावत दी थी। नूर आलम खान ने ये दावत कबूल करते हुए JUIFA में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के टिकट पर ये 2018 में कौमी असम्बली पहुँचे थे, फिर मुनहरिफ अरकान में इनका शुमार हुआ और तहरीक अदम एतमाद के बाद माफ़ कीजिएगा जो कौमी असम्बली थी उसमें ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी थे और इनका एक इस्लामाबाद के होटल में घेराव भी हुआ था। लोगों ने इन पर नारे शारे कसे थे और ये उन्हीं लोगों में से जिनके लिए कहा गया था कि शादियों में नहीं जा सकेंगे और लोगों के यहाँ नहीं जा सकेंगे वगैरह वगैरह। खैर, अब देखते हैं कि अपने हल्के में ये किस तरह से इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं JUIFA के निशान पर। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की बात कर लें तो उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और कहा है कि निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, ऑल्दो के तौसी हो ही चुकी है। इंतखाबात की तारीख देना, इसमें तब्दीली और तौसी करने का इख्तियार उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है और उसने वाज़ेह ऐलान कर रखा है कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुने। पाकिस्तान के आइन हीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। मैं एक आइनी हुकूमत का हिस्सा और आइनी अमल की पैदावार हूँ, इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि मुल्क का मुस्तकबिल आइन और जमहूरियत से वाबस्ता है। पाकिस्तान में हुकूमत जो भी हो, लेकिन इंतखाबात की तारीख, उसमें तब्दीली तौसी का अख्तियार सिर्फ एक आइनी इदारे के पास है, उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो जनाब, क्या MQM पाकिस्तान कराची से मुस्लिम लीग नून को एक नशिस्त देगी, ये एक अहम सवाल है। MQM ने मीडिया में गर्दिश करती खबरों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान का ये कहना है कि NA 242 के माड़ी पर कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। खबरें तमाम बेबुनियाद हैं। मुस्तफ़ा कमाल इस हल्के से उम्मीदवार हैं। खबरें चल रही थीं कि MQM शहबाज शरीफ की हिमायत करेगी, लेकिन अब मुस्तफ़ा कमाल भी यहाँ से मद्दे मुकाबिल होंगे शहबाज शरीफ के। हल्का है NA 242। आगे बढ़ते हैं, साइफर केस की बात करते हैं जिसमें एक अहम पेशरफ्त ये सामने आई है। अहम गवाहों ने बयानात कलमबंद करवा लिए हैं। आज़म खान, असद मजीद, आफ्ताब अहमद खान, सेक्रेटरी वजारत दाखिला की शहादतें रिकॉर्ड कर ली गई हैं। मोहम्मद अशफाक और हिदायतुल्लाह ने भी बयान कलमबंद करवा लिया है। साइफर केस में ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि बयानात कलमबंद हो चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि आज़म खान, असद मजीद, आफ्ताब अहमद खान, सेक्रेटरी वजारत दाखिला की शहादतें रिकॉर्ड कर ली गई हैं। मोहम्मद अशफाक और हिदायतुल्लाह ने भी अपने बयान कलमबंद करवा दिए हैं और हम देख रहे थे कि अडयाला जेल के बाहर वकला भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और ये अहम पेशरफ्त सामने आई है कि जो जितने भी अहम गवाह थे उन्होंने अपने बयानात कलमबंद करवा लिए। उस पर वो जरा का प्रोसेस बता रहे थे कि ट्यूसडे से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा। खैर, अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह खावर और जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में तकनीकी बुनियादों पर ज़मानत दी है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि ज़मानत के असरात ट्रायल पर नहीं होंगे। गुफ्तगू सुनिए। जो आज था वो तो इन चीफ और इन चीफ जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारों के पास है, मुल्ज़मान को भी दी हुई हैं, सब लोगों के पास है। उसमें किसी स्टेटमेंट्स में भी मौजूद है, वो 161 के स्टेटमेंट्स में मौजूद है। इन कैमरा ट्रायल के मुतालिक कुछ बात हो रही है तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जो फैसला था वो भी यही था, बल्कि जो सिंगल जज का फैसला था उन्होंने भी यही कहा था कि जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी पब्लिक को एक्सक्लूड करने की तो वो उस स्टेज के ऊपर कोर्ट जो है वो एक्सक्लूड कर सकती है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी भी अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी की आज रिहाई मुमकिन नहीं हुई है। किसी को मालूम नहीं था कि आज अदालत लगेगी। सुबह 8:30 बजे बताया गया कि आज कोर्ट लग सकती है। हमारे जेल पहुंचने से पहले ही ट्रायल भी शुरू हो चुका था। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज सुबह हम सुप्रीम कोर्ट बैठे रहे कि हमें सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर मिले और हमें नहीं मिली। 8:30 मुझे बताया गया कि जी कोर्ट लग सकता है। हम भागे भागे आए, मैं तो पहुंच गई, मगर मुझे बताइए क्या वकील लाहौर से पहुंच सकते हैं 8:30 बजे अगर उनको पता चले? ना हमारे वकला को बताया गया, ना जो अंदर मुल्जिम हैं उनको बताया गया और ना ही जेल के अमले को मालूम था कि आज सुबह कोर्ट लगेगा। तो ये साइफर केस के ट्रायल की कहानी है और इसके बाद प्रोसिक्यूटर्स क्या कह रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी क्या कह रही हैं आपने सुन लिया।
सिद्दीक साजिद हमें ज्वाइन करें, उनसे ज़रा कुछ लेटेस्ट मामला को समझने की कोशिश करते हैं। सिद्दीक बताइएगा, अहम गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं, अब तक कितने गवाह बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं और जरा का अमल कब से शुरू हो रहा है इन पर? जी, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले ये जो शाह महमूद कुरैशी और खुद बानी पीटीआई ये मुतालबा कर रहे थे कि इसका ओपन ट्रायल हो। आज ओपन ट्रायल जब शुरू किया गया और उसमें मीडिया के जो नुमाइंदे थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, तो हैरत अंगेज तौर पर ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी बल्कि उनकी बेटी ने भी इसके ऊपर इतराज किया कि ये तो इन कैमरा होने चाहिए, आपने इसको मीडिया के लिए क्यों ओपन किया है। तो जज साहब ने कहा कि आप लोगों का खुद मुतालबा था कि इसको ओपन किया जाए, तो उन्होंने कहा जी एक तो हमें बताया नहीं गया और एकदम जो मीडिया के नुमाइंदे हैं उनको यहाँ तक आपने रसाई जो है वो क्यों दी है। तो एक तो इनकी इस तरह भी जो है वो सूरत हाल नजर, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो मौक़िफ़ है वो इस मामले के ऊपर बार बार तब्दील हो रहा है। दूसरा, आज एक दर्जन के करीब जो लोग हैं गवाहान है, उन्होंने आज अपने बयानात जो है वो रिकॉर्ड कराए हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खां के जो हवाले से जिसको साइफर भेजा था साबिक़ सफ़ीर असद मजीद, वो इसमें शामिल हैं। साबिक़ सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद इसमें शामिल हैं। साइफर जो असिस्टेंट है नोमान, वो इसमें शामिल हैं। और उसके साथ साथ आज भी एक दर्जन के करीब जो लोग थे वो कमरा अदालत में जो है वो बयानात रिकॉर्ड जो है वो करवाते रहे। सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला आफ्ताब अहमद खान, साबिक़ा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नवीद रशाद, असिस्टेंट साइफर ऑपरेशन नोमान, साबिक़ सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का मैंने आपको बता दिया। तो अभी ये जो गवाहान के मजमूई तौर पर जो है वो 22 गवाहान वो अडयाला जेल आज पहुंचे थे, उन सब के जो है बयानात जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अब फिर इनके ऊपर जो दीगर जो गवाहान रहते हैं उनका जब बयान मुकम्मल होगा तो फिर बाकायदा जिरा का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। जी, यकीनी तौर पर जिरा का अमल शुरू होगा, लेकिन इसमें एक जो दिलचस्प बात आप बता गए हैं सिद्दीक साजिद साहब, वो ये है कि ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वालों ने आज ओपन ट्रायल की मुखालफत की और इन कैमरा समात की उन्होंने रिक्वेस्ट की, जबकि अभी कुछ देर पहले मेहरबानो कुरैशी साहिबा ये फरमा रही थी कि आज ओपन कोर्ट नहीं था, ओपन ट्रायल नहीं था। तो ये मामला है कि आज जो गवाहों के बयान थे वो सेंसिटिव मामला था, इसलिए फिर उन्होंने आप कह लीजिए कि इन कैमरा समात की रिक्वेस्ट की, या क्या वो चाहते हैं कुल जो समात है वो इन कैमरा हो? तो सबसे बड़ी बात है कि ये खुद पहले ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे थे। इन्होंने दरखास्त बकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी, और जब उसको आज जो जज साहब ने जो ये हसनात साहब थे उन्होंने इसको ओपन ट्रायल आज किया, और उन्होंने मीडिया के जो नुमाइंदे थे, जितने लोगों की बैठने की जगह थी वहाँ पे नुमाइंदे मीडिया के मौजूद थे, हमने इसको कन्फर्म किया। तो उन्हीं मीडिया के नुमाइंदों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि हम उस वक्त हैरान रह गए जब शाह महमूद कुरैशी खुद, इनकी बेटी और दीगर लोगों ने और इमरान खान जो बानी पीटीआई है उसके वकला ने इस चीज के ऊपर एतराज कर दिया कि ये तो समात इन कैमरा होनी चाहिए थी, आपने इसको ओपन कर दिया, यहाँ पे मीडिया के लोगों को क्यों बुलाया गया है। तो इस तरह इनका जो ये मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ये समझ से ठीक है, उसकी नफ़ी करते नजर आए और आज की ये कार्रवाई है। अहम गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए, अब जरा का अमल शुरू होगा। सिद्दीक साजिद हमें तफसीलात से आगाह करे थे। सिद्दीक, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये सूरत हाल इस तरह से दिलचस्प भी है कि जो ओपन कोर्ट के मामला जो अपील लेकर गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक और वहाँ रिक्वेस्ट की गई कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए और इसके अलावा जो फैमिली के मेम्बरान हैं वो भी यहाँ पर होने चाहिए। आज जब मीडिया के नुमाइंदे वहाँ थे, यानी कोर्ट को ओपन किया गया, तो सिद्दीक साजिद ये बता रहे हैं कि मुखालफत की गई उन लोगों की जानिब से जो ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा तो ये इंटरेस्टिंग है। इससे पहले जब साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाडला कहा गया तो उस पर भी तनकीद हुई है। कहा यह गया है कि पहले लाडला और मासूम कहकर अब मुसल्लत किया जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, पहले लाडला कहा गया था और अब रिसेंटली उन्हें मासूम कहा गया है, तो उस पर भी तनकीद हो रही है। और ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अवाम ये इजाज़त नहीं देंगे। आइन तोड़ने वाले को मासूम क्यों कहा जा रहा है? इस मासूम आदमी ने मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी, तोशाखाना के तहाइफ बेच दिए और अभी भी मासूम है। मरियम औरंगज़ेब की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर शदीद तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि आइन तोड़ा गया। उनकी गुफ्तगू सुनिए। पहले लाडला का 18 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। बड़ी बात है जी। जिसको सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, सियासी दहशतगर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो मासूम है। जो इस मुल्क की मईशत के साथ किया, जो इस मुल्क की आवाम की नौकरी के साथ किया, रोजी के साथ किया, मुल्क को महंगाई में धौंस दिया, मुल्क की तरक्की को मनफी सतह के ऊपर ले गया, वो मुल्क जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर तरक्की कर रहा था, ये मासूम है। तो खैर ये तो मासूमियत पर तनकीद है। दूसरी तरफ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और फिर बल्ले का निशान, इस सारे मामले पर भी लीगी रहनुमा जो है वो आज
आप कह लीजिए तनकीद करते नजर आए। मलिक अहमद खान की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब एक सियासी जमात कलअदम होगी तो फिर उसे इलेक्शन कमीशन निशान कैसे देगा। इलेक्शन कमीशन के जायज़ सवालात के जवाबात नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के साइफर फैसले का अलबत्ता उन्होंने कहा कि हम एहतराम करते हैं। जब साइफर केस पे सुनी तो मेरे जहन में चंद सवालात उठे और वो बड़े ज़रूरी सवालात हैं कि ये बेल ऑर्डर पे जब आप एक डीपर एप्रिसिएशन रादर आई वुड से कि ये टेंटेटिव असेसमेंट तो किसी सूरत भी नहीं है जो मेरी नज़र में है, और मैंने ये समझा कि गालिबन वो जो ऑनरेबल जजेस की जजमेंट थी अब वो रिफ्लेक्शन दे रही थी समहाउ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजुडिस हो जाएगा ट्रायल, और ये सिर्फ बेल की हद तक रहती है, तो फिर भी कुछ बड़े मुनासिब सवालात जो हैं वो इसी बेल के मौके पे उठते हैं। एज आई हैव गैदर्ड आउट ऑफ दैट जजमेंट, उसमें ये बात थी कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसका इतलाक सेक्शन 5 उसकी सब सेक्शन 3 और उसकी क्लॉज बी का इतलाक कैसे होता है, कौन सा मेकआउट होता है, कौन सा जुर्म मेकआउट नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज अहमद ये कहते हैं कि पीटीआई के पार्टी इलेक्शन को अपने लोगों ने जाली इलेक्शन करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान ख़त्म कर दिया है। अब वो लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। बल्ले का निशान जाली पार्टी इलेक्शन की वजह से छीना गया। जाली और बोगस इलेक्शन का यही नतीजा होना था। होने की वजह से उनका बल्ले का निशान ख़त्म कर दिया है और अब पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और उनके उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। कोई किसी को नहीं पकड़ रहा। 22 कागजात अभी तक यहाँ जमा हो चुके हैं और आपने किसी को देखा है किसी को पकड़ा गया हो? किसी को नहीं पकड़ा जा रहा। जो भी कागज़ आ रहे हैं, अगर कैंडिडेट नहीं आ रहे तो उनके वकील आके कागज़ जमा करा रहे हैं। फैसलाबाद में कोई एक वाक़या भी इस किस्म का नहीं हुआ, तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें कोई चीज़ नज़र तो आ नहीं रही। इलेक्शन तो वो लूज़ कर चुकी है पीटीआई। अब सिर्फ वो उन्होंने जाली प्रोपेगेंडे करने हैं और वो मीडिया पे, सोशल मीडिया के बादशाह हैं, तो वो उस पर जो मर्जी करें। हक़ाइक़ ये हैं कि मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होगा। तो ये वो राजा रियाज हैं जो पीटीआई के इंटर पार्टी के इलेक्शन को बोगस और जाली करार दे रहे हैं, जो पीटीआई के टिकट पर 16 महीने की उस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन करते रहे जिस जमात का आज ये हिस्सा भी है। ये जमहूरियत की खूबसूरती है, इसमें और कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ये कहते हैं कि नाअहल को सर्टिफिकेट देने का अमल काफ़ी अरसे से जारी है। कभी सादिक और अमीन तो कभी मासूम कह दिया जाता है। मुल्क की मईशत तबाह हो गई, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हो गए, खारजा पॉलिसी तबाह हो गई, बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा हुआ। एक नाअहल और नलायक को जो सर्टिफिकेट देने का जो अमल है वो काफी अरसे से जारी है और कभी सुनने को आया गुड टू सी यू, कभी सुनने को आया गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और अब मासूम। ये क्या मजाक बना हुआ है? एज अ वकील हम तो सुनते आए कि जजेस ऑलवेज यूज टू स्पीक through their judgments, not from the observations. पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतरी है और साइफर को ड्रामा करार दिया गया है। शर्जील मेमन ये कहते हैं कि साइफर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अवाम के जज्बात को गलत तरीके से उभारा गया। केस का फैसला पब्लिक हो चुका है, इस पर अवाम राय दे सकते हैं। तो ये साइफर पूरा एक बहुत बड़ा ड्रामा था। इस साइफर ड्रामे की वजह से, इसको लीक करने की वजह से, इसको गलत तरीके से मिसयूज करने की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान जरूर हुआ। ये गलत बयानिया दिया कि आपके खिलाफ एक मुल्क है और आपने जो आपके ताल्लुकात उस मुल्क के साथ थे, जो कि आपके अच्छे बुरे ताल्लुकात साथ हम रहते रहेंगे, आपने उस ताल्लुकात को खराब किया। तो सवाल ये पता था कि अगर आपके ताल्लुकात उस वक्त खराब हुए किसी मुल्क के साथ और पाकिस्तान को कुछ मुश्किलात का सामना आज दिन तक करना पड़ रहा है, तो क्या आपके दुश्मन ममालिक को फायदा हुआ या नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। आपने पूरी कौम को, आपने मुल्क की सालमियत को, मुल्क के फॉरेन रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज किया,
और पूरी कौम को गलत बयानी की। तो खैर ये पीपल्स पार्टी की जानिब से तनकीद है, जबकि दूसरी तरफ मामलात अदालती महाज पर भी गर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा ऑडियो लीक केस की समाअत हुई है। ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है, IB को तहकीकात करके 3 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जबकि DG IB आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में हाई कोर्ट तलब भी कर लिए गए हैं। 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि ये 2-3 बेसिक बुनियादी सवालात हैं कि एक तो ये टैप किसने की कॉल, दूसरी बात ये इसको लीक किसने किया, अकाउंट होल्डर कौन है। तो ये सारे सवालात, इनके जवाब IB ने तलाश करना है और हाई कोर्ट को रिपोर्ट करना है। बिल्कुल ऐसे है। दूसरी जानिब सवाल ये भी है कि बल्ले का निशान वापस क्यों लिया गया। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से आज रुजू करने का फैसला मौखर कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले की तहरीरी कॉपी नहीं मिली है। फैसला चैलेंज किया तो दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है। तहरीक इंसाफ के कानूनी माहिरीन को खदशा है। केस कब और कौन सी अदालत में दायर करें, हामिद खान, बैरिस्टर जफ़र और बैरिस्टर गौहर अली खान में मुशावरत का सिलसिला जारी है। पार्टी रहनुमाओं ने बानी चेयरमैन से भी मुशावरत की है। मुसद्दिका कॉपी तहरीरी फैसले की अभी तक नहीं मिली, इस वजह से अभी तक ये डिसाइड नहीं किया जा रहा कि कौन सा फॉरम इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया है। और इस तरह से हमने देखा कि जो गौहर खान है कागजात जमा करवाने की आखिरी तारीख है, हाँ परसों छुट्टी है और फिर मंगल तक ये मामला चला जाएगा। इस बीच जो उम्मीदवार कागजात जमा करवाएंगे, सबका दावा ये होगा कि वो तस्दीक कुनंदा हैं या वो हकीकी उम्मीदवार हैं, क्योंकि हकीकी आज़ादी का मामला था ना बेसिकली। तो देखते हैं कि कितना कोई उम्मीदवार जो है वो वोट बैंक को ये चीज़ कितना वोट बैंक को तोड़ती है। खैर गौहर खान ये कहते हैं, जो कि साबिक चेयरमैन है, क्योंकि वो इंतखाबाती कलदम हो गए। इलेक्शन कमीशन ने जिक्र ही नहीं किया कि हमने कोई किसी कानून या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने जो कल ऑर्डर पास किया है वो उसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। इंशाअल्लाह अदलिया मुदाखलत करेगी और हमारा निशान बहाल होगा। उनकी गुफ्तगू सुनने पहली ये कोशिश हो गई, इलेक्शन सही नहीं हुए। इस मरतबा कह रहे हैं कि जिसने इलेक्शन करवाया ये इलेक्शन नहीं करवा सकता था। अगर आप इनके पहले ऑर्डर और इनका मुआवजा करें, लास्ट टाइम ये कह रहे थे कि 8 जून को इलेक्शन नहीं हुआ था, अब ये कह रहे थे कि नहीं जी वो 8 जून के दिन जो बंदा सेक्रेटरी जनरल था वो इलेक्शन करा सकता था। फिर कह रहे हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाली साहब थे, पहले उन्होंने उसका एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं कर लिया था कि जी यह तो ख़त्म हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कंट्राडिक्टरी है। हम अगर अदालत जाएंगे इंशाल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन से पहले PTI को बड़ा झटका लगा है। इंतखाबी इनिंग से पहले खिलाड़ियों से बल्ला वापस ले लिया गया है, जिससे इस तरह से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए गए। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने यह फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि PTI ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। PTI हमारी हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। PTI पर एतराज़ था कि इसने खुफिया तौर पर ये इंतखाबात कराए हैं, इस वजह से इंतखाबात कलअदम करार दे दिए गए और इस तरह से बल्ले का निशान भी छिन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अलबत्ता सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन का यह फैसला दुरुस्त करार दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आपका वोटर है तो बल्ले के बगैर भी वोट देगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी फैसले का खैर मकदम किया। खालिद मक्सी ने कहा कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत ज़रूरी है। फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट किया कि बल्ला फ़ी अमानिल्लाह। ऑन चौधरी ने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी लाजिम है और इस तरह से बल्ले के निशान की वापसी को मुखालिफिन ने दुरुस्त इक़दाम करार दिया है। जी अच्छा, ये मतलब इंडिया में इलेक्शन हो और एंटी पाकिस्तान वहाँ पर नैरेटिव ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इस जदीद दौर में भी आप नहीं समझते कि थोड़ा इनको अगर करना ही है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, थोड़ा जिद्दत ले आए? अब तो ये एक्सपोज हो रहे हैं, खुद इनके अपने लोग कर रहे हैं। जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब उनके लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं तब इन्होंने एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेकर उसके ऊपर अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको डेवलप करने की कोशिश की है। अभी अप्रैल 2024 के अंदर दोबारा लोकसभा के इलेक्शंस हैं और पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट पूरी तरह इस बात से आगाह है कि अब कुछ ऐसा
दोबारा से डेवलप किया जाएगा कि जिसमें पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। कोशिश भी करते हैं और फिर जैसे आपने कहा इतनी भोंडे तरीके से करते हैं कि खुद पकड़े भी जाते हैं। उनमें काफी सारी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है दोबारा लीक हुआ और रॉ की सपोर्ट करदा जो उनके मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उससे इंडिकेशंस भी दी जानी शुरू हो चुकी हैं। इसका बेसिकली जो मकसद है ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि इलेक्शंस के लिए एंटी पाकिस्तान नैरेटिव डेवलप करना, और इससे पहले भी 2019 के अंदर भी जब उन्होंने पुलवामा का इंसिडेंट किया था कुछ साख्ता और फिर उनको बालाकोट में उन्होंने थोड़ा सा उसको हॉट पर शूट करने की जिसके उनको फिर मूवी खानी पड़ी और अभिनंदन का एपिसोड अब पूरी दुनिया जानती है। तो उसी के तौर पे ये दोबारा समझते हैं कि शायद ये इस जदीद दौर के अंदर करना मुमकिन होगा, लेकिन उनकी मजबूरी इसलिए है कि कनाडा में बुरी तरह ये एक्सपोज हुए हैं। जैसे खालिस्तान की लीडरशिप को इनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के जरिए रॉ के रेजिडेंट्स को इस्तेमाल करके उनको मारा गया और फिर एक स्टिंग ऑपरेशन जो अमेरिका के अंदर हुआ जिसमें CIA ने इनके जो रॉ के एजेंट्स थे और इंडियन एम्बेसी में तैनात थे उनको एक्सपोज किया और ठोस शवायद की बुनियाद के ऊपर अभी जो रिपब्लिक डे के ऊपर जो बाइडन का विजिट भी प्लान था वो भी कैंसिल हुआ। तो ये तमाम चीजें इंडियंस के लिए बड़े अजीमत का बायस है। मोर ओवर अफगानिस्तान की सॉइल को जिस तरह इस्तेमाल करते हुए बुरी गवर्नमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी, कुलभूषण यादव, ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि इंडियंस का ये खुद मजबूरी बन गई है कि किसी न किसी तरीके से दुनिया की अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए। और जब जब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आने का जो चांस बनता है, जैसे भी आसिम मुनीर साहब गए हुए थे अमेरिका और वहाँ पे काफी उनका जो है सक्सेसफुल जो ऑपरेशन जो है विजिट रहा और उन तमाम चीजों को उजागर किया, तो दोबारा से वो पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें करने के दर पे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने बड़ा टाइमली इसको पकड़ा और हमारे मीडिया ने उसको उजागर किया। तो ब्रिगेडियर साहब आपने ये तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि वो अपने इलेक्शन में किस तरह से हमें नीचा दिखाने की कोशिश करूँ, लेकिन इस वक्त जो 2-3 चीज़ें आपने हाईलाइट की अगर उसको हम देखें, एक मिथ है कि साउथ एशिया में जो हुकूमतें हैं उनके बनने के या गिरने के या दीगर मामला जो हैं वो वेस्ट तय कर रहा होता है या वेस्ट इन्फ्लुएंस होता है, चलें कम से कम तय नहीं कर रहा होता। तो अब ये जो सारा एपिसोड है कनाडा वाला, फिर जो वेस्ट का ओवरऑल एग्रेशन है, गुस्सा है इस वक्त जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेकर जिस तरह से वो ऑपरेट कर रही है वेस्ट में, आप समझते हैं कि थोड़ा सा इस वक्त बीजेपी को यहाँ पे टफ टाइम मिल सकता है या इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी कोई मजबूत और आज़ाद है कि वेस्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी एक पुरानी डेमोक्रेसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको क्रेडिट जाता है। लेकिन वहाँ की पब्लिक को असल चीज से आगाही दिलाना कि किस तरह से दो ममालिक के दरमियान सफारती लेवल के ऊपर और सियासी लेवल और मिलिट्री लेवल के ऊपर हालात खराब करके आप अपने अवाम को खुद मरवाते हैं। स्पेशली कश्मीर में जो बेगुनाह कश्मीरी जिनको ऑलरेडी आपने पकड़ रखा है उन्हीं को कत्ल करवा के ये अपने ही सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं, उनको खुद ही आईडीज उनके ऊपर ब्लास्ट करते हैं, उनकी हलाकत को फिर एक इशू बनाकर जो है वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेके जो कि पिछले 76 सालों से इंडिया का वतीरा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में कि जो मीडिया का रोल है ये इंतहाई पॉजिटिव है ताकि वहाँ की जो पब्लिक है उसको भी इसकी आगाही हो कि किस तरह से उन्होंने किस लीडरशिप को जो है वो इलेक्ट करना है ताकि खित्ते के अंदर जो है अमन की जामिन हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया जो है हमेशा से एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेके चलता है। लेकिन आपने जो पहले अपने बयान में कहा कि शायद वेस्ट की मर्जी से यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर गवर्नमेंट्स जो आती हैं या उनकी उसमें जो है वो कनाइन शामिल होती है, तो मैं नहीं समझता कि वो इस कदर ऐसे जो है वो इस हद तक जाएंगे। इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना इसमें। खैर, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ। अब वो जो इंटिमिडेट किया जा रहा है मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स की तरफ से कि जस्ट वेट फॉर अ फ्यू आवर्स, क्या नतीजा निकलता है, क्या होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, हम अपनी मशरक़ की बात करते हैं। पाकिस्तान में महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 42% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। रवां हफ्ते की बात करें तो इस दौरान 18 अशय ज़रूरिया महंगी हुई, जबकि 9 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते अंडे, लकड़ी, प्याज, लहसुन, दालें महंगी हुई। अंडे फ़ी दर्जन 36 रुपये 69 पैसे महंगी हुई हैं। कीमत फ़ी दर्जन 352 रुपये से बढ़कर 388 रुपये 59 पैसे हो गई है। जलाने की लकड़ी 7 रुपये 94 पैसे फ़ी मन महंगी हो गई है। रवां हफ्ते प्याज फ़ी किलो तकरीबन 2 रुपये महंगे हो गए। फ़ी किलो कीमत तकरीबन 163 रुपये तक पहुंच चुकी है। रवां हफ्ते दाल माश, दाल मूंग, चाय की पत्ती और लहसुन भी महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत, टमाटर, आलू समेत 9 अशिया सस्ती भी हुई हैं। तो पाकिस्तान में महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका और मुल्क में बढ़ती महंगाई ने आवाम का भी जीना मुश्किल कर दिया है। यकीनी तौर पर 18 चीज़ें महंगी हुई, 9 सस्ती हुई, और जो 9 सस्ती हुई और 9 का इम्पैक्ट, पेट्रोलियम मसनूआत का इम्पैक्ट जो है
वो किसी सूरत प्याज और अंडों पे तो पड़ ही नहीं रहा, तो फिर कहाँ जाए ऐसे पेट्रोल को लेकर भी। खैर 3 माह के दौरान जो पेट्रोल की मजमूई कीमत कम हुई है वही है 64 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर, और डीज़ल की कीमत जो है वो तकरीबन आपके लिए 53 रुपये कम हुई 52 रुपये 99 पैसे। शहरियों ने अलबत्ता कहा है कि ये जो कमी हुई है इसका जो रिफ्लेक्शन है वो किरायों पर भी होना चाहिए और बाकी चीज़ें भी ज़रा कम महंगी हों तो पता चले कि पेट्रोल सस्ता हुआ है। लोग किस तरह से बता रहे हैं बातें ज़रा सुने। अंडे का हिसाब भी लगा लें कि कह रहे हैं पहले महंगा करना तो कर दो भाई, नहीं खाएंगे, यही हाल है। हुकूमत से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, इस निगरान हुकूमत से। इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बाद भी हमारे गरीब आवाम ने पिसना है तो ये भले इलेक्शन मत करवाएं। इस टाइम जो है बिजली के बिल, अभी देखें सर्दियों का मौसम है तो भी 6-6 हज़ार और 7-7 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, और सुई गैस जो है वो आ नहीं रही, उसके भी बिल बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है बड़ी, जबकि बहुत सारे जैसे डॉलर का रेट नीचे आया है, चाहिए था कि इसके साथ कोई महंगाई पे भी फ़र्क पड़ता, कोई चीनी का रेट कम होता, आटे का रेट कम होता, लेकिन ये महंगाई जो है वहीं की वहीं है और डॉलर कम हो गया। इस टाइम महंगाई का ये आलम है, अगर बिजली का बिल भरते हैं तो गैस के बिल भरने के पैसे नहीं, अगर गैस का बिल भरते हैं तो घर का राशन लेने के पैसे नहीं। महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम आदमी, हम लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। पेट्रोल महंगा हो चुका है, गैस महंगी हो चुकी, गरीब का जो ना कोई परेशान हाल नहीं। ये हुक्मरान जो अयाशियाँ कर रहे हैं, भले इलेक्शन ना करवाएं, इलेक्शन से गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं है। जो गरीब हैं वो तो महंगाई में जीना सीख। आवाम की दुहाई आपने सुनी। हुकूमत ने IMF को प्राइमरी बैलेंस का हदफ सरप्लस खाने के लिए नया प्लान और वफाकी सरकारी मुलाजिमीन को दिसंबर की तनख्वाहें ताख़ीर से देने का फ़ैसला किया है। वजारत मनसूबाबंदी को तरक्याती मनसूबों के लिए PSDP फ़ंड्स भी जारी नहीं किए जाएंगे। वजारत ख़जाना ने ये हिदायत जारी कर दी हैं। IMF के साथ GDP का 0.4% प्राइमरी बैलेंस सरप्लस हदफ तय किया गया है। तनख्वाहें, तरक्याती और गैर तरक्याती फ़ंड्स रोककर तकरीबन 30 अरब रुपए से ज़ायद की बचत दिखाई जाएगी। तो ये प्लान यानी हमारा सरप्लस भी जो है ना, हमें तो सरप्लस भी ठीक नहीं मिला, लोगों की तनख्वाहें रोककर आप सरप्लस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड स्ट्रैटेजी। खैर रवा हफ्ते स्टॉक मार्केट की बात करें तो मंदी का शिकार रही है ये, जबकि इंटरबैंक में रुपए की कदर मुस्तहकम रही। रवा हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे सस्ता हुआ। हफ्ते के आखिरी रोज़ इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 282 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। इसी तरह ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 50 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते मंदी रही। रवां हफ्ते मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स में 4425 पॉइंट्स की कमी देखने में आई, जबकि हफ्ते के आखिरी जोर मार्केट 61,705 पॉइंट्स पर बंद हुई है। तो ये इस हफ्ते की कारकर्दगी है मजमूई तौर पर, और 61,000 पर मार्केट इस वक्त है। लेट्स सी क्या आइंदा आने वाले दिनों में ये मज़ीद डिप लेती है तो कहाँ तक जाती है, और जो इससे पैसा कमाने वाले उनको कितना नुकसान होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है उबैद कि आलमी मीडिया पर पाकिस्तान में सरमायाकारी के इस वक्त चर्चे हैं। मारूफ बरतानवी अखबार CTAM में SIFC के हवाले से खुसूसी इशायात शाया की गई हैं। अखबार ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के खुसूसी मौक़े पर रोशनी डाली है। रिकॉर्ड सोने और तांबे के वसी ज़खायर सरमायाकारी के लिए मौजू करार दिए गए हैं। लिखा गया है कि पाकिस्तान की 4.8 ट्रिलियन डॉलर की मादनी दौलत सरमायाकारों को राग़िब कर रही है। SIFC का 5 साल में 48 अरब पाउंड सरमायाकारी का हदफ है। नौजवानों की 57% आबादी भी आलमी सरमायाकारी को इंतहाई मौजू बना रही है। तो आलमी मीडिया पर पाकिस्तान में सरमायाकारी के इस वक्त चर्चे नज़र आ रहे हैं। हाँ, SIFC इसको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें हमारी कोशिश है कि मिडिल ईस्ट से ही आ जाए, क्योंकि अगर बरतानिया बात करें तो फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर वो जिस बहानों से आते हैं तो पता नहीं, बेहतर यही है अरब ही आ जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है ना, उनके रास्ते अच्छे नहीं, उनको सोने और तांबे की फिक्र हो गई हमारी। वेस्ट हमेशा ऐसे ही बहाने ढूंढता है। खैर कराची के शॉपिंग मॉल में आग 4थी मंजिल पर फूड कोर्ट से लगी। ये पुलिस ने अपनी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। आग 4थी मंजिल के टी बार में सुबह लगी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि फूड कोर्ट सुबह 6:22 तक मुकम्मल तौर पर जल चुका था, और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को आग लगने की इत्तला बर वक्त नहीं दी गई थी। तो एक शॉपिंग मॉल में आग लगी जहाँ 11 अफराद जाम बहक हुए थे और दीगर कई लोग यहाँ पर झुलसे थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पुलिस ने अपनी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवा दिया। चिन्योट का रुख करते हैं, जहाँ पे 50 अफराद का कातिल मुकाबले में हलाक हो गया है। CTD से फायरिंग के तबादले में ये दहशतगर्द साथी समेत मारा गया है। दहशतगर्द गजनफर नदीम के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी।
CTT हुकाम ये बता रहे हैं कि मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी में गजनफर मास्टरमाइंड था। मुलजिम फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर कार बम धमाके, डेरा इस्माइल खान में खुदकुश हमले समेत टारगेट किलिंग की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस था और ये अपने साथी समेत हलाक कर दिया गया है। उधर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मुश्किलात कम ही नहीं हो रही हैं। कौमी क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली भी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। नोमान अली का अपेंडिक्स की तशख़ीस के बाद ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया है। नोमान अली ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बाकी दोनों टेस्ट नहीं खेल सकेंगे। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद भी इंजरी के बायस पहले ही सीरीज़ से आउट हो चुके हैं और ये एक और आप कह लीजिए झटका है, धचका है टीम पाकिस्तान को। और अब बताया जा रहा है कि मोहम्मद नवाज़ आखिरी ऑप्शन रह गए हैं। नवाज़ आखिरी ऑप्शन है, नवाज़ को बुला लिया गया है और नवाज़ जा रहे हैं, बल्कि नवाज़ पहुंचने वाले हैं और नवाज़ फिर जाके सहारा देंगे टीम पाकिस्तान को। हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान हो गया है। 7 देश टीम की कप्तानी करेंगे। वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका में होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप 19 जनवरी से 11 फरवरी 2024 तक जारी रहेगा। टीम में अली असफंद, अली रज़ा, अहमद हसन, आमिर हसन, अरफात मिन्हास शामिल हैं। अजान उवैस, हारून अशरफ, खबीब खलील, मोहम्मद रियाजुल्लाह भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। मोहम्मद ज़िशान, नवीद अहमद खान, शाहजेब खान शामिल हैं। हसनैन और उबैद शाह भी इस टीम में शामिल हैं। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया है ICC ने। खैर, खेल और खिलाड़ियों की बात हो रही है तो भारत खेल और खिलाड़ियों के साथ खेल ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। और डेविस कप को लेकर इस वक्त टाई पड़ा हुआ है। भारतीय अपील मुस्तरद हो गई है। डेविस कप पाकिस्तान में ही होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय अपील को मुस्तरद किया है। भारत पाकिस्तान में आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर डेविस कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहता था, वैसे जैसे उसने एशिया कप के साथ किया। गुज़िश्ता माह भी टेनिस फेडरेशन ने भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 4 फरवरी को खेला जाएगा और इस सिलसिले में जो न्यूट्रल वेन्यू का मामला था उसे पाकिस्तान का जो आप कह लीजिए कि मौक़िफ़ है तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है। इवन इलेक्शंस भी हो रहे हैं तो भी इलेक्शन ड्यूटीज़ एक तरफ और जो टीम आएगी, खिलाड़ी आएंगे, मेहमान आएंगे, उनकी खातिर मदारत जो है वो एक अपनी हमारी जिम्मेदारी है। खैर, चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ हैं। चौधरी अशरफ साहब, ये मामला फिर एशिया कप में तो हमारा ख्वाब ही रहा कि ऐसा हो कि न्यूट्रल वेन्यू वाली बात उड़ा दी जाए, लेकिन चलें वहाँ मान लेते हैं कि वो बहुत बड़ी इकॉनमी है क्रिकेट की और वहाँ उसकी बात रख ली गई, लेकिन यहाँ नहीं चलेगी। आ रहे हैं उनके लड़के यहाँ खेलने के लिए, बस बहुत हो गया। नहीं, अच्छी बात है कि इंटरनेशनल जो टेनिस फेडरेशन है उसने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई ममालिक दूसरे ममालिक के पास जाएंगे नहीं, एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तो ताल्लुकात भी बेहतर नहीं होंगे और दूसरा खेल भी नहीं तरक्की करेगा। जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस होते हैं तो बहुत सारा जज्बात भी वहां पर होते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जीत कर जो उनको पजीराई मिलती है वो शायद दीगर टीमों के खिलाफ जीत कर नहीं उतनी मिलती। तो लिहाजा इंटरनेशनल फेडरेशन ने पाकिस्तान का मौका भी तस्लीम किया। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात भी दुरुस्त हैं, तो ऐसे में भारत का ना न्यूट्रल वेन्यू को मुतालबा करना ये तो बड़ा मेरा ख्याल है कि एक अच्छा उनका जस्टर नहीं है। उनको अब आना चाहिए, पाकिस्तान में आकर खेलना चाहिए। पाकिस्तान महफूज मुल्क है। चलें, अब तो खैर इंटरनेशनल बॉडी ने भी कह दिया, वजन डाल दिया पाकिस्तान की तरफ और इंडिया को भी आ जाना चाहिए। ऐसे भी कोई मसले मसाइल नहीं है खैर कि सिक्योरिटी को आप इशू बना दें। और हमारे यहाँ सिक्योरिटी के जो मसले मसाइल होते थे इनके पीछे कौन होता था, खैर इसका भी जवाब लेंगे आपसे कभी। चौधरी साहब, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।